लक्ष्य 360 पे सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उस पे चर्चा हम लोग करेंगे। और ये प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके आपके यूपीएसआई का पेपर आ रहा है, लेखपाल का पेपर आ रहा है, या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, या एचईओ के लिए, बीईओ के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिना समय गवाए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। हमें करना क्या है? अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे कि जो गलतियां हम क्लास पेपर में करते हैं वो गलती ना करें। पहला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे पूछा है? सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न आया है। किससे आया है? सुप्रीम कोर्ट से। भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति परंपरा अनुसार की जाती है। दूसरा कह रहा है कि इस प्रकार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 है। और आपसे पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है? सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, और ना तो एक ना तो दो सही है। आप जानते होंगे कि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों के संदर्भ में जो है, पहला कथन तो कोलेजियम व्यवस्था होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें लिखा भी है कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति परंपरा अनुसार की जाती है, जो कोलेजियम व्यवस्था में पूछा गया। लेकिन यहां पर लिखा है कि इस प्रकार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की संख्या 33 से बिल्कुल गलत है, क्योंकि 33 प्लस एक भी तो है, यानी कि टोटल कितना है? टोटल आपका 34 है, जबकि आपका दिया है यहां पर 33। क्योंकि 34 में क्या होते हैं? 34 में एक क्या होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। बाकी 33 क्या होता है? अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश होते हैं। और आपके प्रश्न में सिर्फ क्या पूछा हुआ था? यहां पे 33 लिखा था, तो दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही जवाब इसका हो जाएगा। और यही प्रश्न आपसे पूछा भी गया था। 1950 से लेकर देखिए 1973 तक यही परंपरा रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। कब से कब तक था? 1950 से लेकर लगातार यह व्यवस्था चली थी। 1950 से लेकर कब तक? 1973 तक यह परंपरा सी बनी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश को क्या किया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बढ़ी। उसके बाद 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने जो है तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इसके बाद 1975 में देखेंगे न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, नाम सुना होगा, एच.आर. खन्ना को भी छोड़ते हुए न्यायमूर्ति एच.एम. बेग को नियुक्ति दी गई थी। तो खैर ये सब चीजें याद रखिएगा, लेकिन जो मेन चीज था इस प्रश्न का, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न को मैं बड़ा कर देता हूं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, और प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। मैं इधर कर देता हूं इसको, ठीक है। तो दिया है कि भारतीय संविधान के, जो लिखा है क्वेश्चन में, कि भारतीय संविधान के कितने प्रकार के आपात स्थितियों का वर्णन किया गया है? 4, 3, 2 और 1। अगर आपने आपात स्थिति को पढ़ा होगा या आपातकाल के बारे में आप चीजों को जानते होंगे, इस प्रश्न में कुछ ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 352, 356 और 360। तीन आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 352, 352, आर्टिकल 356, 356 और आर्टिकल जो है 360। यानी कि इस प्रश्न का टोटल तो सही जवाब है ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि तीन आपातकाल की स्थिति की बात की गई है। 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात स्थिति से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय आपात स्थिति से। राष्ट्रीय आपात स्थिति से। 356 किससे संबंधित है? तो 356 राज्यों की विफलता से उत्पन्न आपात स्थिति। लिखिए, राज्यों की विफलता से उत्पन्न आपात स्थिति। अब यह बात क्यों कही गई है? अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य जो है संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल क्या करते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। क्योंकि राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं। अगर मान लीजिए राज्यपाल को लगा कि राज्य में जो है संवैधानिक तरीके से काम नहीं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? वो इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी करते हैं। तो ये कुल मिला के ये जो आर्टिकल 356 है, एक तरह से राष्ट्रपति शासन की बात करता है।
राष्ट्रपति शासन। क्लियर है? तो याद रखिएगा। लेकिन 360 क्या कहता है? ये वित्तीय आपात की स्थिति की बात की जाती है, वित्तीय आपात। तो 352, 356 और 360 याद रखिएगा। वित्तीय आपात 360 से है बस, लेकिन आपसे बस इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितने आपात हैं, तो टोटल जो है 3 आपात दिया गया है और आपके पेपर में इससे प्रश्न पूछा जाता भी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस भी प्रश्न को बड़े आराम तरीके से इस प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन कारणों से की जा सकती है? युद्ध के कारण, बाहरी आक्रमण के कारण, सशक्त विद्रोह के कारण या आंतरिक अशांति के कारण। तो लिखा है केवल 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 1, 3, 4। अभी हमने आपात स्थिति के बारे में पढ़ा भी है। तो इसमें आपको कई बार परीक्षा में, खास करके यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं में इसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान जो है, हमारा देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत को किसी बाहरी कारण जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति यानी कि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकता है। यहां पर आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो है 44वें संविधान संशोधन एक्ट 1978 के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था। तो यहां पर जो है आंतरिक जो अशांति है इसको तो हटा दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो सही जवाब है, हमारा तो सही जवाब है ऑप्शन 1, 2, 3। क्योंकि ऑप्शन 1, 2, 3 इसलिए कि भाई 44वें संविधान संशोधन एक्ट 1978 के द्वारा, लिख लीजिए 44वें संविधान संशोधन एक्ट 1978 के द्वारा, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन एक्ट 1978 के द्वारा जो है आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर लिख लीजिए आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, विद्रोह को जोड़ा गया, जोड़ा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसको आप सभी को याद रखिएगा। क्लियर है सबको ना? तो ये बात याद रखिएगा। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और वो, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फिर आपके सामने आ गया। ये भी देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछ रहा है कि जब भी मान लीजिए आपातकाल लगे, देखिए सब फैक्चुअल डेटा वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा कितने समय में किया जाना आवश्यक होता है? संसद का मतलब पहले तो क्या होता है? संसद का मतलब होता है जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं लोकसभा क्या होता है? लोअर सदन, निम्न सदन। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम निम्न सदन बोलते हैं। निम्न सदन कहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? जनता का सदन, जनता का सदन। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है। सब पढ़ा चुका हो। राष्ट्रपति क्या करते हैं? कोई भी विधेयक आता है या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो फाइनल अप्रूवल के पास राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर सिग्नेचर करते हैं, देश का कानून बनता है। आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि आप वो संबंध बताइए, आप बस ये बताइए कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित जो भी आपातकाल है उसका अनुमोदन जो है वो संसद द्वारा कितने समय में किया जाना आवश्यक होता है? 3 महीना, 1 माह, 2 माह या 6 माह? यही आपसे प्रश्न बस पूछा जा रहा है कि आप बस मुझे बताइए कि कितने माह के लिए किया जाता है। चलिए तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषित जो आपातकाल का अनुमोदन होता है वो संसद के द्वारा 1 माह के भीतर कर दिया जाना आवश्यक होता है, अन्यथा वो क्या होता है? निरस्त हो जाएगा। तो इसका तो सही जवाब है कितना? 1 महीना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। अनुच्छेद 352 जब आपने पढ़ा होगा तो आपातकाल की अवधि प्रारंभ में जो है 6 महीने के लिए होती है और इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। शर्त यह है कि संसद जो है प्रत्येक बार 30 दिनों की अवधि के भीतर इसका अनुमोदन कर दे, तो उसे लगातार बढ़ाया
जा सकता है। क्लियर है सबको? तो ये बातें आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्न पे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखिए अगला प्रश्न ये है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, मैं पूरा समय भी दे रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी घोषणा राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। आपातकाल की स्थिति में संघीय संरचना की विशेषता लुप्त हो जाती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन करने पर संसद के लिए लागू मानी जाती है। संसद की अनुमति से संविधान के एक निश्चित प्रावधान को निलंबित किया जा सकता है। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा उसमें नहीं है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जो भी संविधान का अनुच्छेद जो वर्णित है हमारा 352 में, आपातकाल के संदर्भ में जो है बेसिकली राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्ति है कि संसद की अनुमति से वे संविधान के कुछ निश्चित प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब आपातकाल घोषित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा, लेकिन संसद के प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन के लिए अनिश्चित काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। आपसे सिर्फ बस यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी क्या है? ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका ये गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों से प्रश्न पूछ रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बारे में जब भी प्रश्न आता है तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कि 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति, सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल द्वारा या सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा। एक होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो केंद्र लेवल पे जो होता है। एक होता है एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस है। एक है जेपीएससी यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। आपसे बस ये पूछ रहा है कि मान लीजिए एमपीपीसीएस है और मान लीजिए यूपीपीसीएस है, अगर दोनों का ज्वाइंट कर दिया जाए दोनों के, तो अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? बस यही तो क्वेश्चन पूछा है कि भाई अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, यही तो क्वेश्चन पूछा आपसे। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। राष्ट्रपति ही संयुक्त लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। आयोग के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, जो भी पहले हो। तो कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो कार्यकाल याद रखिएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। अरे क्लियर है सबको? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि ये भी एक अच्छा प्रश्न आया हुआ है, और ये प्रश्न देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके अध्यक्ष अथवा सदस्य को राज्यपाल कदाचार के आधार पर पदच्युत पद हटा सकता है। इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। इसके अध्यक्ष पद से मुक्त होने के 50 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पात्र होते हैं। और आपसे पूछ रहा है नहीं, जब भी इस तरह का प्रश्न आए पहले ध्यान दीजिए कि क्या नहीं है। मैंने अभी कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों को क्या राज्यपाल कदाचार के आधार पर पदच्युत कर सकते हैं क्या? भैया जब राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अपॉइंट जब राष्ट्रपति करेंगे तो हटाने का अधिकार भी तो राष्ट्रपति साहब को ही है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है ये ऑप्शन बी क्या है? ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर राज्यपाल का कोई रोल ही नहीं है भाई। इसमें तो अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, तो डिसअपॉइंट किसके द्वारा होगा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। तो इसमें ऑप्शन बी गलत था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना मैं समय गवाए, क्योंकि आप लोग का समय बड़ा कीमती है, मैं इधर उधर की कोई बातें नहीं करता हूं, आपको ही पता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन
इंदिरा साहनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला, इसका संबंध पिछड़ा वर्ग आयोग से है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 के अपने निर्णय में जाति आधार को मान्यता दी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्ग के संपन्न वर्ग अथवा क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर अमल करते हुए निकालने का नियम भी दिया। और उपयुक्त सभी 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए। इंदिरा साहनी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? बस यही आपसे पूछा जा रहा है। इंदिरा साहनी के संदर्भ में चूंकि जितने भी कथन है, जिसमें आप जानते हैं कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय, खास करके मंडल कमीशन मंडल की मंडल आयोग के निर्णय को मान्यता दी। और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1952 को, याद रखिएगा 16 नवंबर 1992 को क्या किया था? अपने आदेश में कहा कि वह जाति आधार को महत्वपूर्ण मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में संपन्न लोगों को पिछड़े वर्ग से निकालने और क्रीमी लेयर को निकालने का सिद्धांत जो है आधारभूत का जो है निष्कर्षण का नियम भी बनाया। तो ये जितने भी पॉइंट थे बिल्कुल सही बात है, सभी के सभी पॉइंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सब? अगला क्वेश्चन, ये सब यूजीसी नेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन अभी देखिए, एक क्वेश्चन पीछे, अच्छा एक क्वेश्चन हम जो है, चलिए आज का आखिरी प्रश्न है ये, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास करें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है और शेड्यूल ट्राइबल्स की बात की जा रही है। दोनों के बारे में बात किया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट की भी बात किया जा रहा है और शेड्यूल ट्राइबल्स की बात की जा रही है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। शेड्यूल ट्राइबल के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 और 338 ए, अनुच्छेद 337, 334 और 339। 20 नंबर प्रश्न का आप सभी लोग जो है सही जवाब दीजिए कि 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आपके सामने है 20 नंबर प्रश्न। संविधान का जो अनुच्छेद होता है खास करके 338 के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल जो है 338 क्या कहता है? 338 जो होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लिखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल जो है ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्लियर है? तो ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और यही प्रश्न तो आपसे उठा के पूछा गया है। इसी के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पृथक स्थापना के लिए 89वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। तो इस तरह के प्रश्न और भी मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। अभी चूंकि 10 क्वेश्चन का सेगमेंट लेकर चल रहा हूं, इसको अच्छे से कवर कीजिए। जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, स्टेट एसपीएससी, जेपीएससी अभी जो मैंने कराया तो उसको अच्छे से देखिए। और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार जो है चैनल पे मिलते रहेंगे। जो लोग नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरी क्लास हो आप लोगों के पास डायरेक्ट जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।